Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज से आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आज मैं जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो 2023 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए सारे ही सब्जेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा देखिए ये चीज़ तो आपको पता लग गई होगी कि जो दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और जो फॉर्म फिलअप डेट है वो भी आपकी स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा देखिए जो एग्ज़ाम डेट है वो भी इस बार आपको दे दी गई है। 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देखिए अभी आपके पास 2 मंथ्स का वक्त है। देखिए 2 मंथ्स आपके पास हैं अच्छी तैयारी के लिए। तो इन 2 मंथ्स को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अपनी तैयारी को बेस्ट करना है, जिसमें नोट्स भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी और प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छे से लगाने हैं, जिससे आप अच्छे मार्क्स से सीटेट पास कर सके। क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट ईयर है 2025 में आपको अच्छी खासी वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए आपके पास आखिरी मौका है वैकेंसीज़ लेने का। तो जो बच्चे जुलाई का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं वो बच्चे भी सीटेट दिसंबर 2024 के पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आप बढ़िया से जॉब ले पाएँ। अब देखिए अगर हम बात करें थ्योरी क्लासेस की, तो मेरी थ्योरी क्लासेस की क्लासेस भी चल रही हैं। देखिए हिस्ट्री की क्लास मैंने स्टार्ट करी हुई है और ज्योग्राफी भी आपकी चल रही है, एनसीईआरटी की नोट्स की। ठीक है, एनसीईआरटी जो आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा देखिए जो एनसीईआरटी की साइंस है वो भी मेरे चैनल पर चल रही है और जितने भी अब प्रैक्टिस सेट वगैरह होंगे वो सब मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँ। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डेट आपको मिल चुकी है तो टाइम ज़्यादा हम लोगों के पास नहीं है तैयारी के लिए, तो इसीलिए आज से अपनी तैयारी को अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर सीडीपी करते हैं, पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है सीडीपी। तो देखिए सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से। अब देखिए कौन सा है जो यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को और क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। या फिर आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो देखिए आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो वन वर्ड आंसर, यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। इसके अलावा देखिए आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं, तो ये भी आप बता देंगे, ये भी आपका वन वर्ड आंसर है। यहाँ पर भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। आपके देश का नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो देखिए समालोचनात्मक जो चिंतन होता है उसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है या फिर व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो देखिए जो एविडेंस है वो क्यों ज़रूरी होते हैं, तो देखिए अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है, आपको इग्नोर नहीं करना है। एविडेंस जो होते हैं वो इररिलेवेंट होता है, तो देखिए ये भी आपका गलत है। जो एविडेंस होते हैं वो इररिलेवेंट नहीं होते। इसके अलावा देखिए एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस। देखिए बिना एनालिसिस के जो एविडेंस है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत है। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण या फिर वर्गीकरण। देखिए पृथक्करण और वर्गीकरण नेगेटिव है आपका पेडागोजी में, तो यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव वर्ड है उनको पहले ही हटा दीजिए। जब बात करते हैं सेग्रेगेशन की या फिर कैटेगराइज करने की, कैटेगराइज और सेग्रीगेशन बच्चों का नहीं होता, नहीं करते। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिव माना जाता है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों को केवल, देखिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, केवल व्यावसायिक शिक्षा आपको नहीं देनी है। जहाँ पर केवल वर्ड होता है वो भी पेडागोजी में नेगेटिव होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत
अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। देखिए जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ठीक है, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए ये जो होता है ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर के चलते हैं, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के बाद आप क्या करते हैं, पाठ्यचर्या को लचीला बनाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन ए है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में विभिन्नता है। तो देखिए अगर हम बात करें भाषा को लेकर तो देखिए इनके दृष्टिकोण में विभिन्नता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अभिकथन ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ये जानकारी बिल्कुल सही है। देखिए जो डिस्कवरी लर्निंग होती है उसमें जो टीचर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी, और जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिराइव करते हैं। देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभिकथन और कारण है ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, या फिर शारीरिक विकास की तेज गति। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है, किस चीज़ को लेकर। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ को, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए एक तो आपका होता है अंडरस्टैंडिंग, क्या होती है, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ए आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, जो सीखने की तेज गति होती है, ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखिए समझने के लिए दूसरों पर निर्भरता, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए प्रतिभाशाली और अन्य विद्यार्थियों के बीच जो है वो भिन्नता पूछी है इन्होंने, तो वो किस चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो एक तो मिलती है अंडरस्टैंडिंग में और दूसरा मिलता है सीखने की तेज गति में। तो यहाँ पर ए और बी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, हियरिंग इम्पेयरमेंट की, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चे के पास तेज़ आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है, और श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण ही होती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल सही होगा श्रवण बाधिता से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं किसके समान है जबकि किससे भिन्न है। तो देखिए संवर्धन और गतिवर्धन, संशोधन समायोजन, गतिवर्धन संवर्धन, या फिर समायोजन और संशोधन। तो देखिए यहाँ पर कौन सी पाठ्यचर्या सीखने की जो अपेक्षाएं हैं वो किससे, तो देखिए वो समायोजन के समान होती हैं, जबकि किससे भिन्न है, संशोधन जो मॉडिफिकेशन है उससे भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है कि जो पाठ्यचर्या की सीखने की अपेक्षाएं हैं वो क्या होती हैं, समायोजन में समान होती हैं, जो अकोमोडेशन होता है उसमें समान होती हैं, और मॉडिफिकेशन में क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है आपसे पूछा है। ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, या फिर ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा देखिए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। देखिए उसको बाह्य रूप से प्रेरित करो, ये क्या है यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उस पर जोर दिया जाता है, बाहरी पर नहीं। ठीक है, क्योंकि बाहरी क्या होती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अवार्ड्स के लिए कर रहे हैं चीज़ें, मनी के लिए कर रहे हैं चीज़ें, वो क्या होती हैं, वो बाहरी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ही आपसे पूछा था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखिए कौन सा है जो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, या फिर पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। देखिए जब भी आप कोई चीज़ इंटरेस्ट के लिए करते हैं वो क्या होती है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और जब आप कोई चीज़ पुरस्कार के लिए या फिर डांट से बचने के लिए, शिक्षकों को प्रभावित करने के लिए, मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो एक्सटेंसिक हो जाती हैं, बाह्य अभिप्रेरणा हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। देखिए जो रूढ़िवादिता होती है उसको तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत शिक्षार्थी जो शिक्षक होते हैं उनको करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ए पॉइंट है जो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए जो रूढ़िवादिता होती है, स्टीरियोटाइप होती है, टीचर्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, जो जातीय समूह होते हैं कि हम तो अपनी कास्ट के फ्रेंड से ही फ्रेंडशिप करेंगे, उन चीज़ों को क्या करेंगे, शिक्षकों को क्या करनी चाहिए, उस चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उस रूढ़िवादिता को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण आर है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि आपकी जो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन है उसको क्या करें, स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करें, समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है महारत लक्ष्य, जिसको हम मास्टरी गोल बोलते हैं, और जो क्या होता है परफॉर्मेंस गोल, उनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए जो महारत लक्ष्य होता है विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने के पर केंद्रित होते हैं, जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य होते हैं वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने या फिर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें मास्टरी गोल की, तो देखिए जो मास्टरी गोल होते हैं वो कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो प्रदर्शन लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहरी पुरस्कार पर केंद्रित होते हैं या फिर ग्रेड्स पर केंद्रित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों माता और पिता तथा साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं तथा बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो यहाँ पर पूछा गया कि किस तरीके का जो रिलेशन है वो निभाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए बता देती हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो माता पिता और साथियों के साथ संबंध होते हैं उन संबंधों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है उसमें सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, तो हमारे जो सिस्टर कज़न वगैरह होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, प्ले वगैरह करते हैं, साथ में खेलते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो कौन होते हैं सामाजिकरण का, तो हमारे भाई बहन के रिश्ते होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो देखिए जो विकासात्मक दरें होती हैं उनमें काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर जो अभिकथन ए है बिल्कुल सही है। विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का अनिवार्य परिणाम होता है। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस होते हैं वो देखिए किस चीज़ पर होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, जो अनुवांशिक होती है, जो विविधताएं होती हैं उनकी अंतःक्रिया द्वारा ही उनका परिणाम होते हैं। तो देखिए दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो देखिए कौन सा सिद्धांत है विकास का जो यहाँ पर दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में बहुत कठिनाई होती है। तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल सही है कि ऐसा होता भी है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, या फिर भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो देखिए भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। अगर आपने उस समय वो लैंग्वेज कर ली तो वो हो जाती है, अदरवाइज़ क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि भाषा का अर्जन होता है, या फिर जो लैंग्वेज है या तो हम इन्नेट सीखते हैं, जो हमारी इन्नेट एबिलिटी होती है, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो वो तो क्या होती है, वो हमारी मातृभाषा हो जाती है। लेकिन कुछ लैंग्वेज क्या होती हैं जो हमें एक्वायर करनी पड़ती है, अर्जन करनी पड़ती हैं, उनको क्या करते हैं हम अपने जा कर के सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मातृभाषा अगर हिंदी है तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। अगर हमारे घर में इंग्लिश बोली जाएगी तो हमें इंग्लिश अच्छे से आएगी, तो हमें हिंदी में प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। अगर उसमें हमने वो भाषा कर ली तो हमें आगे कठिनाई नहीं होती है भाषा चुनने में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे? उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, या फिर प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। देखिए जो पठन वैकल्य है, पठन वैकल्य आपका क्या होता है, डिसलेक्सिया, जिसमें क्या विकार होती है आपकी, जो आपकी रीडिंग स्किल होती हैं, ठीक है, जो आपकी क्या होती हैं, ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण होता है, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है जो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है कि निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना यहाँ पर पूरा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। पैसिव नहीं होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं शिक्षार्थी। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर उनको सुविधाजनक वातावरण दिया जाएगा तो जो शिक्षार्थी हैं वो ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो देखिए किस प्रकार मदद करेंगे, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। देखिए छोड़ने के लिए आप नहीं कहेंगे, बच्चे को गिव अप नहीं कराना है। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने में हतोत्साहित करके, डिस्करेज बच्चे को नहीं करना है। उसे उत्तर प्रदान करके, देखिए अगर आप डायरेक्टली बच्चे को आंसर बताएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4th पॉइंट भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। तो देखिए सजा और शर्मिंदगी के डर पर, सहकारी अधिगम पर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार पर, या फिर अनुबंधन और पुनर्वलन पर। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असतत है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्व के परिमाण से होता है, या फिर सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो किस चीज़ पर बात करते हैं। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए LCS क्या होगा, LCS लैंग्वेज, कल्चर या फिर सोशल इंटरेक्शन। तो देखिए ये 3 चीज़ें हैं जिन पर लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं जो दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, या फिर बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सबके लिए क्या हैं, एक जैसे हैं, यूनिवर्सल पैटर्न पे
4 स्टेजेस होती हैं जीन पियाजे की, ठीक है, जो क्या होती हैं, हर बच्चा इन स्टेज से होकर गुजरेगा। तो ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है जो इन्होंने दिया है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो देखिए कौन सी है जो यहाँ पर लिमिटेशन है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की स्टेजेस हैं उनकी क्या है, ये एक लिमिटेशन है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो देखिए ये पॉइंट किस चीज़ को दर्शा रहा है, अभी देखिए मैं आपको बताऊंगी। कारण आर है, लैंगिक जो जेंडर है अंतर जनजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो अभिकथन ए है वो तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। देखिए जो लैंगिक होता है, जो क्या होता है, जेंडर होता है, जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं वो इनेट होते हैं, नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। देखिए सोसाइटी से ही आते हैं, वो क्या होते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं। जो रूढ़िबद्धता है वो क्या है, वो समाज के माध्यम से होती है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, गलत है, ठीक है। जो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप है, समाज का बहुत अधिक प्रभाव उस पर होता है। तो यहाँ पर कारण जो है वो गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं या फिर स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो किससे प्रश्न पूछते हैं? तो देखिए अधिक प्रश्न नहीं पूछते, तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो आपके तीनों पॉइंट है बिल्कुल सही हैं, बी, सी और डी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और इन्हें किस चीज़ से सीखा जाता है? तो देखिए पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं, जो बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पूर्वाग्रह। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जेंडर भूमिकाएं जो कि बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता तक में भी होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो देखिए कौन सा करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल गलत है। बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल गलत है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र, देखिए एकमात्र साधन नहीं है। यहाँ पर एकमात्र जो ओनली आ गया वो क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो देखिए ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की? देखिए आलोचना पूछी यहाँ पर, आलोचना किसने की? बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत और प्रस्तावित किया। उन्होंने बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत भी प्रस्तावित किया। तो वो कौन थे? जीन पियाजे थे, हॉवर्ड गार्डनर थे, लेविगोत्स्की थे या फिर स्पीयरमैन थे? तो देखिए अगर यहाँ पर सामान्य बुद्धि की बात की जाती तो स्पीयरमैन का हम जिक्र करते, लेकिन यहाँ पर आलोचना पूछी गई है तो वो किसने की थी? वो की थी हॉवर्ड गार्डनर ने। किन्होंने की थी? हॉवर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना जो कैरल गिलिगन है उनके द्वारा की गई। कैसे? नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, या फिर वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकमात्र करने के लिए की गई। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल यहाँ पर सही है? तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। जेंडर डिफरेंसेस जो थे उनको यहाँ पर क्या माना गया था? क्रिटिक माना गया था। किसकी थ्योरी में? कोलबर्ग की थ्योरी में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावित होगी? तो देखिए कौन सी रणनीति है जो सबसे प्रभावित होगी। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए यहाँ पर दिया गया है। देखिए शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो उदाहरण है उनकी पहचान करें और जो गैर उदाहरण दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा में जो उदाहरण दे दिए जाते हैं उनकी भी पहचान करें। कारण आर है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, जो गैर उदाहरण होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को भ्रमित करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, गलत है। जो गैर उदाहरण होते हैं वो भी बच्चे की लर्निंग में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उनको भ्रमित नहीं करते हैं। तो कारण यहाँ पर गलत है, लेकिन जो अभिकथन ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, और CDP का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आएँ जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। इसके अलावा पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने के अवसर दें। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस के यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को नीचे दिया गया है। तो देखिए कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो देखिए कौन सा होगा यहाँ पर, तो देखिए देखते हैं। देखिए लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, चुनाव में मतदान द्वारा। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निश्चित निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। तो देखिए जो यहाँ पर पॉइंट बच्चों से पूछा गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर कौन सा उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, तो देखिए कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है, तो वो है मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। देखिए साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? तो देखिए कौन सा होगा यहाँ पर, तो देखिए साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में ही लगते हैं। सामाजिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर अंतर कर पाने की क्षमता जो है प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, तो देखिए किस में है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी
निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, तो देखिए सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारे पृथ्वी से मिले जुलते हैं, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, उन्हें स्वयं करने का कारण पता करने के लिए कहना है, फिर विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क है चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है एक ही। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन ए है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। कथन बी है इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान की प्रकृति जो है वो साक्ष्य आधारित होती है, बिल्कुल सही है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए और बी यहाँ पर दोनों ही आपके क्या हैं, सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है रोजी एक महिला का नर्स के रूप में और पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीक दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीक वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो देखिए रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है, जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िवाद धारणा, जेंडर वर्गीकरण या फिर जेंडर भेदभाव। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा, तो वो है जेंडर रूढ़िवाद धारणा, क्या है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। तो देखिए कौन सी होगी, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दिखाना या फिर किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, क्योंकि जब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से की चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो देखिए श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा, वकर वालों पर चलचित्र और वृत्तचित्र दिखाना, व्याख्यान व सेमिनार, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा या फिर पाठ्य पुस्तक पठन। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका वृत्तचित्र बनाना, बकर वालों पर चलचित्र और वृत्तचित्र दिखाना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्न में से किस तरह करना चाहिए। तो देखिए संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं, मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, चर्चा में कही गई बात को अभिलेखित करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय में ले जाता है, यह अवलोकन निम्न में से कौन से उद्देश्यों को पूरा करता है। तो देखिए कौन से उद्देश्यों को यहाँ पर पूरा करते हैं, न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, न्याय पाने में वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा। देखिए भय पैदा तो आपको नहीं करना है, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना। देखिए विद्यार्थियों को डराना भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। केवल ए पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है और दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो देखिए कौन सी है? यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में ही हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर चारों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी, सी और डी, चारों ही पॉइंट यहाँ पर आपके क्या हैं, जो भ्रांत धारणाएं हैं वो उनके संदर्भ में सही हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो देखिए कौन सी? देशांतर की, ग्लोव की, आतपन की या फिर अक्षांश की? तो देखिए किस चीज़ के लिए? उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर देशांतर को छोड़कर ग्लोव, आतपन और अक्षांश तीनों की ही जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन आपको करना है। अभिकथन ए है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान, नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ब्रिटिश राजा के प्रति भारतीयों में बहती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो देखिए कौन सा पॉइंट होंगे जो यहाँ पर आपके सही होंगे? तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, आपके बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज और महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? तो देखिए कौन सी हैं? विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों का ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए बी और सी पॉइंट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। बराबरी पर महत्व देने के लिए बल देना, नारे लिखने के लिए कहना, ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। बी और सी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्न में से किन प्रश्नों को पूछा जा सकता है? तो देखिए किस प्रश्न को यहाँ पर पूछा जा सकता है? राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। लोकतंत्र सरकार की क्या विशेषता होती है? हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगवा स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। देखिए ये पॉइंट जो होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आलोचनात्मक विचार कौशल को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो देखिए तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई क्रिटिकल थिंकिंग आपकी यूज़ नहीं हो रही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी? अपनी कौन सी चीज़? अनुप्रयोग, समझ, विश्लेषण या फिर ज्ञान? तो देखिए यहाँ पर बच्चे को क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 विश्लेषण। क्या हो जाएगा? विश्लेषण। यहाँ पर एनालिसिस हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ एवं सराहना की जांच के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण कीजिए। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं? आपके विचार से क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। आपके विचार से क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्न में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? तो देखिए, कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर दर्शाती है? विद्यार्थी सी, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। विद्यार्थी बी, संविधान हमें यह नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग में रक्षा करते हैं। तो देखिए, कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका यह दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को नहीं समझा है। ठीक है, विद्यार्थियों को प्रश्न जो है वो नहीं समझ आया, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। संविधान हमें यह नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। तो देखिए, ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर उस विद्यार्थी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट है अभिकथन ए है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारागार तरीका है। कारण है, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो देखिए, कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही, जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ए है वो तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका कतरन रजिस्टर है उसका मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल अभिकथन ए ही यहाँ पर क्या है आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो देखिए, तथ्यात्मक ज्ञान के लिए किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं? परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान या फिर विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज 12 नून देन व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल। देखिए, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको टाइम निकालने का बताया है। देखिए, 1 जो आपका 15 डिग्री है, देखिए 360 डिग्री कितने टाइम में रोटेट करता है? 24 आवर्स में रोटेट करता है। ठीक है, तो 1 आवर्स में यहाँ पर कितना आ जाता है? तो आपका 15 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है आपका? 15 डिग्री आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा कितने का है? 45 डिग्री पूर्व में। तो देखिए, 45 जो डिग्री है वो कितना मल्टीप्लायर होगा? 15 का 3 टाइम्स मल्टीप्लायर होगा। तो यहाँ पर आवर्स में भी 3 टाइम का ही मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 आवर। तो 3 आवर कितने के इक्वल हो जाएगा आपका? 45 डिग्री यामोत्तर के। ठीक है, 45 डिग्री पूर्व देशांतर। अब देखिए, जब ये 3 आवर्स आया है आपका ईस्ट में, और ईस्ट में हम अगर जाते हैं तो हमारा क्या होता है? टाइम बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, 3 घंटों को आप क्या करोगे? ये जो 12 बज रहे हैं इसमें आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब आप 12 बजे में 3 घंटों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 बजे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 3 बजे। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 PM। कितना हो जाएगा आपका? 3 PM। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, नेक्स्ट है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पर उपयुक्त कारण आपका कौन सा है? तरंगों द्वारा अपर्दन व निष्पेषण, पवन अपर्दन, मानव निर्मित गतिविधि या फिर शैलों का गिरना। तो देखिए, यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट होगा जो सही होगा? तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1, तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? देखिए, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए कि वो कहाँ पर भूमध्यवर्ती प्रदेश में ही क्यों उगते हैं। तो देखिए, मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण, निम्न वर्षा और उच्च तापमान के कारण, या फिर मध्य वर्षा और निम्न तापमान के कारण। तो देखिए, कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है। तो देखिए, उत्तर ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। दक्षिणी ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23.5 दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ग्लोब को 2 बार बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, उत्तर ध्रुवीय व्रत कहते हैं, फिर कर्क रेखा कहते हैं। देखिए उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए, ए है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष की ओर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है या फिर यह अंडाकार आकृति में है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए ए, बी और सी आपके तीनों पॉइंट सही हैं, लेकिन ये अंडाकार आकृति का है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। देखिए, आयु उच्च वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है, बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना या फिर आंधी वाली परिस्थितियाँ। तो देखिए ये जो कथन है यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही है। तो देखिए, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है क्योंकि वहाँ पर बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से वो मुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। देखिए, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। ओजोन परत, रेडियो प्रेक्षण, मौसम संबंधी घटनाएं या फिर पतली वायु। तो देखिए कौन से मंडल में कौन सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर आपको मिलान करनी है। तो देखिए, जो ओजोन परत है, ओजोन परत क्या है आपका समताप मंडल में होती है। ठीक है, जो रेडियो प्रेक्षण है वो आपका कहाँ पर होता है, वो आपका वायुमंडल में होता है। मौसम संबंधी घटनाएं जो आपकी होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। पतली वायु जो होती है आपकी वो कहाँ पर, वो बहिर्मंडल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा मिलान सही हो जाएगा। तो देखिए, ओजोन परत कहाँ से संबंधित है, वो आपके समताप मंडल से। रेडियो प्रेक्षण आपके किससे संबंधित है, वायुमंडल से। मौसम संबंधित घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल से, और जो पतली वायु है वहाँ से वो है आपका बहिर्मंडल। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका राइट मैचिंग हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, अंतर्भूम से गर्म होती है, गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है या फिर भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार दिए हुए हैं और उसके क्षेत्र आपको दिए गए हैं। देखिए, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि या फिर जलवासी पशुचारण। तो देखिए कौन सी है जो यहाँ पर आपका सही मिलान होगा। तो देखिए, जो आपका स्थानांतरित कृषि होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी सघन वन वाले क्षेत्र में। कहाँ पर होती है, सघन वन वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो आपका वाणिज्यिक कृषि होती है वो कहाँ पर होती है, वो आपके शीतोष्ण घास के मैदान। गहन निर्वाह कृषि जो होती है वो होती है आपकी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है, और जलवासी पशुचारण होता है वो होता है आपका अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा मिलान सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए कि जो आपका गलत है। बायोगैस ग्रीनहाउस गैस का प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो देखिए, ज्वारीय ऊर्जा जो है वो क्या होती है आपकी समाप्य होती है, एग्जॉस्टिबल होती है। तो यहाँ आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। उसके अलावा आपके तीनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो देखिए कौन सा है, जलमार्ग, रेल मार्ग, वायुमार्ग या फिर सड़क मार्ग। तो देखिए सबसे सस्ता कौन सा है, तो वो है आपका वाटरवेज, जिसको हम बोलते हैं जल मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो देखिए कौन से हैं जिनको हमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लाना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या फिर अजैव
संसाधन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन से आपके नवीकरणीय संसाधनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दर्शाता है? तो देखिए भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रगतिशीलता या फिर पूर्वाग्रह। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे व्यवहार कर रहे हैं वो किस प्रकार का व्यवहार है, तो वो है रूढ़िवाद। क्या है? स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। देखिए पूर्वाग्रही होने का जो अर्थ है वो क्या होता है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, या फिर समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये आपके क्या होंगे? ये आपके पूर्वाग्रही होने का अर्थ होगा। ठीक है, उन्हें उत्तम मानना ये आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 A, C और D यहाँ पर क्या है? आपके सही हैं। ठीक है, A, C और D पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभी कथन A है। देखिए संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर A और R आपके दोनों सही हैं और R जो है वो सही व्याख्या कर रहा है A की। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? देखिए ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लड़की व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही पॉइंट है वो है आपका, देखिए यहाँ पर A भी बिल्कुल सही है, B भी सही है, C भी सही है, लेकिन D आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना ये आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। देखिए सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर चारों ही पॉइंट आपके क्या है? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है? तो देखिए यहाँ पर आपका D को छोड़कर तीनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। A, B और C आपके पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन व सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। देखिए जो ऑफिस जाने वाली महिला होती है जिसे वेतन व सम्मान मिलता है उसको क्या करते हैं? उस द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, मतलब उसका काम को अनदेखा कर दिया जाता है। उसके पीछे का संभाव्य कारण क्या होता है? कार्यालय काम का अतिमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था या फिर घरेलू काम का अवमूल्यन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो देखिए घरेलू काम का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को
किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल व वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो देखिए कौन से आर्टिकल में इस चीज़ की बात हुई है, तो यहाँ पर 19 है, 21 है, 14 है या फिर 20 है। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है वो, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 में ये जिक्र किया गया है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के मतभेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों को निम्नलिखित में से पहचानिए। तो देखिए ए है, अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके सही हैं, तो देखिए ए और बी पॉइंट सही है, इसके अलावा आपके सी और डी यहाँ पर गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर जो आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान हैं। वाक्य का अर्थ है, देखिए सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति तथा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गई हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर ए, बी और डी पॉइंट सही है। असमानताएं समाप्त हो गई, ये आपका यहाँ पर गलत है। ए, बी, डी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए आपको सही तरीके से सुमेलित करना है। काम दिए गए हैं, रोजगार के प्रकार दिए गए हैं। देखिए राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता या फिर दुकान में सुपरवाइजर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए कौन सा है जो आपका सही तरीके से सुमेलित है, देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही तरीके से सुमेलित होगा, तो देखिए राजमिस्त्री है, दिहाड़ी मजदूर बिल्कुल सही है। ठीक है, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दुकान में सुपरवाइजर, वो आपका व्यवसाय नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी गलत है। उसके अलावा आपके तीनों ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है, तो देखिए क्या है, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चारों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चारों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए इनमें से कौन कौन सी सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं या फिर निर्माण सेवाएं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए चारों ही आपके यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक पब्लिक सर्विसेज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर जो निर्माण सेवाएँ हैं वो आपकी पब्लिक नहीं है। निर्माण जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है वो आपकी पब्लिक नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, वो क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही होगा। कौन सा, ए, बी और सी पॉइंट आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, ए, बी और सी पॉइंट सही है, डी आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों में इसका विरोध किया गया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो देखिए यहाँ पर डी और ए पॉइंट तो आपका गलत है, लेकिन बी और सी पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कथन ए है, तो देखिए कथन ए आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन ए और बी दिए गए हैं, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में से कौन से सही हैं। तो देखिए 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत
सख्त संधि सौंप दी थी। भारतीय मुस्लिम चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो देखिए 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मुसलमान चाहते थे, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। बी तो गलत है, लेकिन ए क्या है आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अभिकथन ए है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। तो देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों ही कथन आपके सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो देखिए हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर सी तो आपका गलत है, लेकिन ए और बी यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो देखिए अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए ए और डी पॉइंट यहाँ पर आपके सही हैं। उसके अलावा बी और सी आपके क्या हैं, दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो देखिए भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भारत भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को या फिर ब्रह्म समाज सुधारकों को। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। तो देखिए आपका बिल्कुल सही है। देखिए बी पॉइंट देखते हैं। मध्य भारत में 17वीं आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं और बी जो है वो ए का उदाहरण है। ठीक है, बी जो है वो क्या है, ए का उदाहरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो देखिए किसने कहा था? बेगम अनिस किदवई ने, मुमताज़ अली ने, हज़ारा बीबी इस्माइल ने या फिर बेगम रुकैया सखावत ने। तो कि किन्होंने कहा था? तो वो थी आपकी मुमताज़ अली, जिन्होंने ये वाक्य कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वे उन इलाकों में नहीं रहते हैं जहां मध्यकालीन शासक गए। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मुर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो देखिए दीदा के लिए, रजिया के लिए, गौतमी के लिए या फिर रुद्रमा देवी के लिए। तो देखिए किसके लिए लिखा गया था? तो वो थे आपके रजिया के लिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो देखिए मेहराबों का निर्माण जो है वो अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। देखिए आपका गलत है, केवल फर्स्ट पॉइंट आपका सही है। केवल ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर क्या है, सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन से पाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिलते थे? तो देखिए चूना पत्थर के बने
देखिए जो चूना पत्थर के बने औजार थे वो कौन से पुरापाषाण काल में मिले? कोल्डी हवा, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी या फिर हुंसगी। तो देखिए कहाँ पर मिले थे, तो वो था आपका हुंसगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, निम्न में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप के कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए आंखें टकोर संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। चरवाहों को जानवरों को या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है, तो वो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए आखेटकों और संग्राहकों को भी जंगल में प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, बिल्कुल सही है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी आपका सही है। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर गलत है। तो देखिए ने लैंग्वेज 1 चूज़ की होगी सीटेट के एग्जाम में, जो चूज़ करने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर है। देखिए एग्जाम में जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने लैंग्वेज 1 चूज़ की है तो आपको 90 से लेकर के कितना 120 तक आंसर करने होते हैं। ठीक है, अगर लैंग्वेज 1 आपकी क्या है, हिंदी है, उसके बाद अगर जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ की होगी, चाहे वो इंग्लिश की हो, अगर इंग्लिश आपने लैंग्वेज 1 चूज़ की है तो 90 to 120 के बीच में आपको इनको क्लिक करना होता है। और जो लैंग्वेज 2 होती है वो होती है आपकी 121 से लेके 150 तक। ठीक है, 150 तक। देखिए अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश या फिर हिंदी को चूज़ किया है तो आप लैंग्वेज 1 देख करके वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि लैंग्वेज 1 हिंदी या फिर लैंग्वेज 1 इंग्लिश, तो आपको 90 to 120 पे मार्क करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी होगी लैंग्वेज 2, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, वो आपको 120 से लेके 150 तक मार्क करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में गलती कर देते हैं, उल्टा लगा देते हैं आंसर्स, तो वो क्या होता है आपके लिए गलत हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हिंदी का पेपर है, किस तरीके का पेपर आया हुआ है। देखिए एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो देखिए यहाँ पर जो फिल्म दिखाई जा रही है वो किस चीज़ के साथ, कैप्शन के साथ दिखाई जा रही है, मतलब जो भी चीज़ वो बोल रहे हैं वो चीज़ क्या है नीचे लिखी हुई आ रही है। श्रवण युक्ति सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों की प्रासंगिक सामग्री को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सक्रिय रूप से देखना और सुनना, इस तरह की फिल्म देखने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही है, जो वहाँ पर क्या है यूज़फुल होगा बच्चों को, जो कैप्शन है उसके थ्रू फिल्म दिखाना। तो उसके लिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों की भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों को अनदेखा करता है। देखिए जब बच्चा बाल्यावस्था में है तो वो क्या करता है, वो जो वर्ब होती हैं उनको अधिक प्रयोग करते हैं, संज्ञा को अधिक प्रयोग करते हैं, व्याकरणिक रूल्स को वो नहीं देखते। तो बिल्कुल सही है। उनकी शब्द संपदा जो होती है वो बहुत सीमित होती है। देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। जो उनकी व्याकरण होती है, जो उनके क्या होते हैं, जो उनकी शब्द भंडार होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं उनके पास। तो ये भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। अब देखिए ये सीखने का अच्छा तरीका क्यों बता रही हैं, बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। इसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो देखिए जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं सुनती हूँ, देखिए सुनने की यहाँ पर बात नहीं हुई, करके सीखने की बात हो रही है, नकल नहीं कराई। जब मैं देखती हूँ, देखना भी नहीं, यहाँ पर क्या है कि जब वो आंखें बंद करती है मतलब उसको क्या हो रहा है, उसको प्रयोग कराया जा रहा है। जब वो कुछ करती है तो उसको चीज़ें जल्दी से याद होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी क्या करती हैं, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करें। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो देखिए जब मुझे अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं क्या करती हूँ,
देखिए किसकी, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की मदद लेते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। यहाँ पर अवसर की बात नहीं हो रही है, भ्रमित स्थिति की बात नहीं हो रही है, विन्यास पर ध्यान देना नहीं है, यहाँ पर क्या है, संदर्भ सामग्री की मदद हम ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो देखिए जो नैदानिक परीक्षण होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, वो किस चीज़ के लिए करते हैं? पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थी को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, या फिर शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या है ऑप्शन नंबर 4? शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु को क्या करना, उनका आकलन करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? जो निपुणता परीक्षण होते हैं वो किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है, विद्यार्थी को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, या फिर दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा? तो देखिए भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, वो क्या होता है, निपुणता परीक्षण होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक क्या मंतव्य है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठ पोषण, या फिर विषय वस्तु की समीक्षा लिखना, या फिर उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? तो टॉपिक के प्रति उनकी रुचि पैदा करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो देखिए किस तरीके का व्यवहार है जो विद्यार्थी के साथ किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थी पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल जो है वो प्रतिबिंबित होता है? पठन कौशल होता है, वाचन कौशल होता है, लेखन होता है, या फिर श्रवण होता है? तो देखिए अगर यहाँ पर हम कौशल की बात करें तो कौन सा कौशल यहाँ पर विकसित हो रहा है? तो वो है लेखन कौशल। कौन सा कौशल? लेखन कौशल। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम मानस मंथन कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, प्रारूपण कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं और उसके बाद उस कार्य की पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा लेखन हो जाएगा? लेखन कौशल यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है। तर्क है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा? तो देखिए ए तो सही है, लेकिन यहाँ पर आर क्या है? गलत है। समालोचनात्मक जो चिंतन होता है वो पठन और लेखन का उपकौशल होता है, ये चीज़ क्या है यहाँ पर? गलत है, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है यहाँ पर? गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो देखिए चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा डीलों की मदद से, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर समावेशित युक्तियों के माध्यम से। लास्ट है केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो देखिए जहाँ पर केवल आएगा वो तो आपका नेगेटिव वर्ड होता है पेडागोजी में, तो ये तो आपका कट जाएगा। यहाँ पर जो सही युक्ति है वो होती है समावेशित युक्तियों के माध्यम से। किसकी? समावेशित युक्तियों के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो देखिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए यहाँ पर कहना चाहिए? एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्य वस्तु में आय, क्रिया और विश्लेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो, या फिर कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक ऐसी घटना को साझा करो जो उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन का सुलभ करती है, किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है। तो देखिए किस तरीके के पठन को यहाँ पर समुन्नत कर रही है, तो वो है कौन सा, विस्तृत पठन। क्या हो जाएगा आपका, विस्तृत पठन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापन को एक नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्न में से एक प्रासंगिक नहीं है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, ठीक है। विद्यार्थियों का स्तर बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता ये भी सही है। बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा प्रासंगिक नहीं था, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। तो देखिए कौन सा मानदंड है जो यहाँ पर सहायक है। सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट, या फिर चेकलिस्ट, पूर्वानुमान, या फिर अधिगम प्रतिफल। तो देखिए कौन सा मानदंड है जो सबसे ज़्यादा सहायक है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन करना, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ से आपकी कविता स्टार्ट हो गई है। 15 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पेडागोजी में 15 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर पेडागोजी के करा दिए हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है, ये गद्यांश, यहाँ पर आपका जो कविता है, काव्यांश यहाँ पर है आपको दिया गया है। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते हुए दीवाने हैं, गर लक्ष्य को साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, मोटिवेट करने की बात हो रही है कि तू काम कर, अगर सपने देखे हैं अपने तो उनको पाने के लिए क्या करो, उन लक्ष्य को पाने के लिए तू कोशिश कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, आपको वहाँ पर ढूंढना है। जब पैसेज आए तो पैसेज को आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चंस देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पहले आपसे पूछे गए हैं, फिर आपको पैसेज को देखना है। तो देखिए कविता के अनुसार अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्वप्न को पूर्ण करने के लिए किस चीज़ की आवश्यक है, निष्ठा और इच्छा शक्ति की अनुकूल परिस्थितियाँ होना, स्वप्न देख पाना, या फिर धन संपदा का होना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। तो देखिए अगर स्वप्न पूर्ण करने की बात यहाँ पर हो तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर सपने अपने पाने हैं, बन जाते वो दीवाने हैं, लक्ष्य जो साधा है तूने, पाने की कोशिश तू कर। तो देखिए कोशिश करने की यहाँ पर बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, देखिए निष्ठा और इच्छा शक्ति की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए अनुकूल परिस्थितियाँ, स्वप्न देखना, धन संपदा का होना, ये क्या है यहाँ पर गलत है, किसी भी चीज़ की पैसेज में बात नहीं हुई है। तो निष्ठा और इच्छा शक्ति होना ये क्या है, बहुत ज़रूरी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जीवन में सुख दुख, आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती, मानव को सशक्त बनाती है, या फिर सदैव बनी रहती है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो आशा निराशा है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो आशा निराशा है, रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, देखिए रात अंधेरी फिक्र है क्या, अंधेरी रात की तुझे फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी भी शहर, मतलब सुबह। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि सुख दुख, आशा निराशा की जो स्थिति है वो क्या होती है, वो सदैव बनी रहती है। क्या रहती है, सदैव बनी रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शहर का अर्थ क्या है, तो देखिए शहर का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। उन्होंने शहर का जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो सुबह के लिए किया गया कि आएगी अपनी भी एक नई शहर, मतलब अपनी भी एक नई सुबह आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। गैर लक्ष्य तो साधा है तूने, जिन्हें अपने सपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी लहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो देखिए मनोबल को कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर बढ़ा रही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, चल कश्ती उठा सागर में उतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर क्या है, मनोबल को बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कविता के मुख्य स्वर के रूप में क्या वाक्यांश उचित है। तो देखिए कौन सा वाक्यांश है जो उचित है, जो साधा है तूने, सागर में उतर, एक दिन आएगी, है रात अंधेरी। तो देखिए कौन सा है जो मुख्य स्वर के रूप में, कौन सा वाक्यांश यहाँ पर क्या है, उचित है, तो कौन सा है, सागर में उतर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सागर में उतर। नेक्स्ट है, देखिए फिक्र का समानार्थी। देखिए चिता
चिंता तो यहाँ पर नहीं है, चुनौती नहीं है। फिक्र का क्या होता है, समानार्थी मतलब समान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिंता। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आपसे गद्यांश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। तो देखिए इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, तो कौन से, देखिए पैसेज में देखते हैं कौन से दौर के लोगों की बात हुई है। तो देखिए मनुष्य ने 9 से 10 हज़ार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। तो देखिए कौन से लोगों की बात हुई है, 9 से 10 हज़ार साल पहले के लोगों की। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए 9 से 10 हज़ार पूर्व के लोगों की यहाँ पर क्या हुई है, चर्चा हुई है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भक्ति योग का महत्व क्या है। किसका, भक्ति योग जो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भक्ति योग का महत्व क्या है। तो देखिए भक्ति योग का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, योग ज्ञान योग की प्राप्ति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, या फिर कर्म योग की प्राप्ति में। तो भक्ति योग, देखिए भक्ति योग यहाँ पर आपको की पॉइंट देखना है। अब आपको क्या करना है, पैसेज पर जाना है, पैसेज पर जाकर के इसका आंसर देखना है। तो देखिए भक्ति योग की यहाँ पर बात हुई, तो देखिए भक्ति योग का हम की पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर है, तो योग हमें यहाँ पर देखना है। भक्ति योग में देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है, भक्ति योग को उन्होंने अपना लिया। क्यों, क्योंकि सच्ची प्रगति प्राप्त करने में उनको मदद नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, भक्ति योग को अपनाया। तो देखिए सच्ची प्रगति प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर देखिए सच्ची प्रगति प्राप्त करने के लिए दिया गया है आंसर में, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में भक्ति योग का महत्व है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या और क्या योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भक्ति मार्ग को यहाँ पर सशक्त करेंगी। तो देखिए एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञान योग है। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से योग हैं, तो देखिए यहाँ पर पैसेज में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, विकसित कर्म और ज्ञान योग। क्या है, कर्म और ज्ञान योग हैं जो आगे विकसित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्म योग और ज्ञान योग, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में क्या चीज़ महत्व सर्वाधिक है। मतलब किस चीज़ का जो महत्व है वो सर्वाधिक है। तो देखिए कौन सी चीज़ का महत्व यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, आध्यात्मिक दुनिया का जो महत्व है वो पूरी दुनिया में बहुत अधिक है। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता तो जो होगी वो आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग क्या है। देखिए जो मानव जीवन है उसके लिए एकमात्र मार्ग क्या है, तो एकमात्र जो मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग। क्या है, भक्ति का मार्ग। देखिए भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था। मानसिक जो विकास है, जो मानसिक विकास है उसकी बात इसमें नहीं की गई है। मनुष्य अपने कर्म और योग के कारण भी आज बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग की बात हुई लेकिन मानसिक विकास की बात नहीं हुई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है। तो देखिए विशेषण और विशेष्य का इनमें से कौन सा उदाहरण है, सबसे बुद्धिमान, मानव इतिहास, अधिक तेजी। ये तो आपके क्या है यहाँ पर गलत हैं। उज्ज्वल पक्ष क्या हो जाएगा यहाँ पर, उज्ज्वल पक्ष, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है। सापेक्ष का जो विलोम शब्द है वो यहाँ पर क्या है, तो देखिए निरपेक्ष। क्या हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष। समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न शब्द जो है वो कौन सा है, तो वो है कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म। देखिए हिंदी की क्लास आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेज देख लेते हैं जो है आपकी इंग्लिश। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज जिन्होंने इंग्लिश चूज़ की उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपकी पेडागॉजी है, Which one of the following is not a classroom resource for learners in teaching learning of language। तो देखिए कौन सा सोर्स इनमें से नहीं है। पहला क्लासरूम लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, क्लासरूम प्रोसीजर्स या फिर वर्ड बॉल। तो कौन सा यहाँ पर है जो इनमें से नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्लासरूम लाइब्रेरी बिल्कुल सही है, रीडिंग कॉर्नर भी बिल्कुल सही है और
वर्ड वॉल भी यहाँ पर बिल्कुल सही है टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज के लिए, लेकिन कौन सा रिसोर्स नहीं है तो वो है क्लासरूम प्रोसीजर। क्या है? क्लासरूम प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्या है? गलत है, और गलत ही आपसे इन्होंने पूछा था। नेक्स्ट है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चूज करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन दिया गया है आपको, अभिकथन। अ प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्नर मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर। रीज़न है देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो देखिए दोनों ही जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं कि देखिए अ प्लान फॉर इंडिविजुअल लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय लैंग्वेज टीचर। जो इंडिविजुअल लर्निंग है वो टीचर के द्वारा ही क्या की जाती है? क्रिएट की जाती है। इसके अलावा जो डाइवर्सिटी होगी, देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेजेस। देखिए डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं होती हैं बच्चों के सीखने में नई लैंग्वेज को। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इन विच मैथड डज द लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग। तो देखिए कौन सा है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, टास्क बेस्ड लर्निंग, या फिर डायरेक्ट मेथड। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें आपको क्या करना होता है? द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन लैंग्वेज। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? सेंट्रल रोल प्ले करती है। तो वो कौन सा मेथड होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन्स फर्स्ट लैंग्वेज वॉज भोजपुरी। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी एंड ओनली स्पीक्स इंग्लिश विद द natives. When the new second language replaces the native language, this is an example of code mixing, subtracting bilingualism, code switching, या फिर bilingualism। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, subtracting bilingualism। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। कौन सा है जो प्री रीडिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करता है? आस्किंग लर्नर टू समराइज द टेक्स्ट, यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, या फिर यूजिंग पैराग्राफिंग टास्क। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। देखिए कौन सा रेमेडियल टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में ट्रू है? प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, शोइंग सिंपैथी टू बैकवर्ड स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मार्क टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, या फिर गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो देखिए जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो किस चीज़ के लिए होती है? उसकी इम्प्रूवमेंट को क्या करने के लिए? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए असर्शन ए है, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। रीज़न है, इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल्स। तो देखिए जो इंग्लिश है वो किस तरीके से फॉरेन लैंग्वेज के तरीके से क्या होती है? इंडियन स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, और जो इंग्लिश है वो क्या है? एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है वो क्या है? गलत है। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो नहीं पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ए तो ट्रू है, ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन आर क्या है यहाँ पर? फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज। कौन सी है जो करेक्टरिस्टिक नहीं है? लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, स्टैटिक, सोशल, या फिर सिस्टमैटिक। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं आपसे पूछा है? तो लैंग्वेज इज स्टैटिक, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिम्बॉलिक है, बिल्कुल सही है। सोशल है, सिस्टमैटिक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है, प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। रीज़न है, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट द नोन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देखिए जो पूर्व ज्ञान होता है वो नए ज्ञान में क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे, और आर जो हो जाएगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ए का, क्योंकि देखिए जो प्रीवियस नॉलेज होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है हमारी नेक्स्ट जो हमारी न्यू नॉलेज होती है उसके लिए। तो देखिए इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन रीज़न में दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 8th आस्क्ड हर लर्नर टू प्रोड्यूस अ
लीफ लेफ्ट अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम एज एन असेसमेंट दिस टास्क विल कैटर टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए कौन से फीचर को क्या करेंगी यहाँ पर कैटर करेंगी, क्वेश्चन फॉर्म, पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स, कंपैरेटिव्स या फिर द पास्ट टेंस। देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट है जो सही है, तो वो है पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स। किसको सजेस्ट करेंगी, पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स को करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while planning a lesson one of the objective is to enable learners to produce typical business communication with customers. This objective matches with one of the type of text genres listed below, रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल या फिर लेटर। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर क्या होगा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, Children's informal interaction, friendship and relationship with others in their community are based on their use of which form of language। तो देखिए कम्युनिटी के साथ जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके साथ किस तरीके की लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे, तो वो क्या हो जाती है, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, लैंग्वेज सोशलाइजेशन या फिर इनकल्चरेशन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो हो जाएगा लैंग्वेज सोशलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ वोकेबलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड अ pathway for learners to combine lexical item into meaningful and communicative expression, retell, listening या फिर ड्राफ्ट फॉर्मल पीसेज ऑफ राइटिंग या फिर स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशन विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो देखिए जो ग्रामर प्रोवाइड पाथवे जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, कंबाइन लेक्सिकल आइटम इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए हमारे पैसेज की तरफ, पेडागॉजी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए पैसेज देखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मैनी बॉयज़ हैड मिस्ड स्कूल टू गो फिशिंग टू द कैनल दैट डे। तो देखिए कितने बॉयज़ थे जिन्होंने क्या किया, मिस किया स्कूल। 4 थे, 5 थे, 3 थे या फिर 2 थे। तो ये अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन आपने देख लिया तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने बच्चों ने यहाँ पर मिस किया। अब आप पहले पैसेज पढ़ लेते तो आपका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, आंसर को पैसेज से चेक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए कितने बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पर स्कूल को मिस किया है। तो देखिए कहाँ पर हमें ये चीज़ मिलेगी, देखिए कितने बच्चों ने यहाँ पर मिस किया। तो देखिए कितने बच्चों ने किया, यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है लेट्स गो वी आर गोइंग टू बी लेट, शाउटेड ग्लेन ग्रेसफुली एज ही टाइटेंड हिज स्कूल बैग ऑन हिज बैक। 3 अदर फेसेस ब्रोक इनटू अ स्माइल अपॉन हियरिंग दिस वर्ड। तो देखिए यहाँ पर 3 अदर, इसका मतलब क्या है कि 3 और थे और जो एक है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उस चीज़ को बोल रहा है कि लेट्स गो वी आर गोइंग टू बी लेट। तो कितने हो गए यहाँ पर, 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर बच्चे देखिए डायरेक्टली आंसर क्या कर देते, 3, लेकिन यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 4। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो 136 का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द वर्ड लेजी इन द फ्रेज अ स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर मीन्स। मतलब यहाँ पर लेजी जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है इस फ्रेज़ के अंदर। तो देखिए लेजी का यहाँ पर क्या वर्ड होगा, टायर्ड होगा, स्लो होगा, लिथार्जिक होगा या फिर मर्की होगा। तो कौन सा है जो यहाँ पर आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर जो लेजी है, लेजी का यूज़ किस चीज़ के लिए हुआ है, तो देखिए अ स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर, मतलब क्या हुआ इसका कि पानी की एक छोटी सी क्या आलसी धारा, मतलब आलसी क्या हो गई, स्लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेजी का मीनिंग है वो किस चीज़ के लिए आया है, स्लो के लिए आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वाई डिड द बॉयज़ हर्ट्स ग्रो ब्रेवर बाय द माइन्यूट। तो देखिए दे वर एक्साइटेड टू हैव मिस्ड स्कूल, दे न्यू एग्जैक्टली वेयर दे वर हेडेड, दे न्यू दैट देयर टीचर कुड नॉट फाइंड दैम या फिर दे कुड नो लॉन्गर सी द स्कूल बिल्डिंग। तो देखिए किस वजह से जो हर्ट था उनका, ग्रो ब्रेवर बाय द माइन्यूट, तो किस वजह से था, तो देखिए यहाँ पर पैसेज में देखते हैं, हेडिंग टूवर्ड्स व्हाट दे शुड बी स्कूल, द कोल्ड इम्पोजिंग वाइट बिल्डिंग बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर, देखिए ऑप्शन में क्या चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि देखिए
देयर कुड नो लॉन्गर सी द स्कूल बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वेयर शुड बी द बॉयज़ हैव बीन एट दैट टाइम ऑफ द डे। तो उस टाइम पर कहाँ पर थे? एट होम, एट स्कूल, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स या फिर बाय द कैनाल। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? तो एट स्कूल, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अरेंज दीज सेंटेंसेस एज पर द सीक्वेंस दे अकर इन द पैसेज। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर पैसेज के बिहाफ पर आपको इनको क्या करना है? एक सही क्रम में लगाना। तो देखिए कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा? फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर पे देखिए यहाँ पर आएगा ए, ग्लेन क्लाइम डाउन द ह्यूज मानसून ड्रेन। ये आप देखिए पैसेज से चेक कर लेना क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। इसके अलावा ग्लेन क्लाइम ओवर द रेलिंग विथ एक्साइटमेंट, ये आपका सेकंड नंबर पे हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सी ऑप्शन। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट होगा वो द बॉयज़ कॉच फिश इन द डर्टी वाटर, और लास्ट आ जाएगा आपका सून हिज फ्रेंड जॉइन ग्लेन एट द कैनाल। तो देखिए ये आपका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर फोर्थ सीक्वेंस आपका बिल्कुल सही है, यहाँ आप पैसेज से चेक कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस। ग्लेन स्पाइड मैनी टिनी फिश डार्टिंग टू और फ्रो इन मर्की वाटर। तो देखिए यहाँ पर स्पाइड क्या है और मर्की क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए जो स्पाइड है ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, स्पाइड क्या है? यहाँ पर वर्ब है। और जो मर्की है, मर्की क्या हो जाएगा यहाँ पर? मर्की जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए जिस तरीके से इम्पोजिंग को इम्प्रेसिव से यहाँ पर कनेक्ट किया है उसी तरीके से जो ट्रोनेसी है उसको किस चीज़ से कनेक्ट करेंगे? तो वो हो जाएगा आपका एब्सेंटिज्म से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पैसेज आ गया फिर से। देखिए टू प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड गेट वार्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपल। देखिए जो यंग पीपल होते हैं वो कब उठते हैं या कहाँ तक सही करूँगी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है टू प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड गेट वार्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपल गेट अप ईयरली एट 7 AM, ईट अ हैवी ब्रेकफास्ट, पार्टेक इन सम आउटडोर गेम्स या फिर अटेंड वर्कशॉप। तो कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए पैसेज से देख लेते हैं। देखिए इस लाइन में यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है। देखिए वार्म अप रहने के लिए क्या करते हैं? स्टार्ट देयर डे विद आउट डेयर। देखिए जो आंसर है वो इस लाइन में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट देयर डे विद आउटडोर गेम्स टू गेट देम वार्म्ड अप फॉर बिजी डे अहेड। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पार्टेक इन सम आउटडोर गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन कैंप मेंबर नॉट सिलेक्ट? बास्केटबॉल एंड सॉन्ग राइटिंग, योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग, डांसिंग एंड योगा या फिर बास्केटबॉल एंड डांसिंग। तो देखिए कौन से हैं जो यहाँ पर क्या हैं? नॉट सिलेक्ट हैं। ठीक है, तो कौन से वाले हैं जो नॉट सिलेक्ट हैं? तो देखिए इंक्लूडिंग डांसिंग, योगा, बास्केटबॉल और सॉन्ग राइटिंग। अब देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पर नहीं, योगा है लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट है द कैंप्स आर जस्टिफिएबल नेम्ड रीच्ड आउट बिकॉज। देखिए रीच्ड आउट बिकॉज मेंबर आर एनकरेज टू कोलैबोरेट विद नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन, यंग पीपल find it exciting to reach the camping site, they are action packed throughout the day, young people work under group leader। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कहाँ पर मिल रहा है? तो देखिए अडल्ट ग्रुप लीडर टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन इन द नेबरहुड। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द 7 days एट द कैंप आर। देखिए ऑल द 7 days at the camp are planned in a way to collaborate with local organization, action days, tiring and average, not the same routine wise। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? तो देखिए सेम है, तो वो है not the same routine wise। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड ऑल्सो और इंटरेस्ट एंड, आपको बताना है कि कौन सा एडवर्ब है, नाउन है, ठीक है, या फिर एडवर्ब एडजेक्टिव है, कंजक्शन वर्ब है या फिर प्रीपोजिशन और नाउन है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए जो फर्स्ट है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो गया। नाउन
और जो ये है आपका इंटरेस्ट क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एनालॉजी आपसे पूछी है, कॉन्फिडेंट का शाई है तो एवरेज का क्या होगा। तो देखिए कॉन्फिडेंट का अगर शाई है तो यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट वर्ड हो गए हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज है उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का जो आपका क्वेश्चन पेपर था 2023 का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया है, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। ये साइंस और मैथ इसमें रह गई है, जिसके लिए मैं आपसे अलग से क्लास ले लूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।